हेलो, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स का सेकंड एक्सरसाइज। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जो कि था 20A। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 20B। जिसने भी पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, जल्दी से जाकर बेल आइकन को प्रेस करो या फिर चैनल में जाकर एक्सप्लोर करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप उसे जरूर से देख लें। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 20B, जिसमें हम सीखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स में क्वाड्रिलेटरल्स को हम पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? तो चार साइड से बाउंडेड फिगर। हम सब तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज को जानेंगे और उन पर बेस्ड बहुत तरह के अलग अलग तरह के सम्स को करेंगे। तो हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को जरूर से दबाना ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हम आपके लिए ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहते हैं। जिसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। आप हमें फेसबुक पेज पर भी हमारे फॉलो कर सकते हो या फिर आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। आप कैसे भी हमसे जुड़ सकते हो और ज़्यादा नॉलेज को इनहांस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गो थ्रू करेंगे सारे फॉर्मूलाज को, फिर स्टार्ट करेंगे सम्स को। मैंने बुक का इस्तेमाल किया है सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 9, बट आप किसी भी दूसरे बुक का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे ही सेम है। आप बस सम वाइज मुझे फॉलो करते जाना, उसके बाद आप कोई भी बुक से सम उठाओ, आप इजीली सम्स को बना पाओगे। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आती है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर सकते हो, वहां पर आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पीछे बोर्ड में नजर आ रहा है, मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये बहुत बच्चे जानते भी होंगे। किसी भी चार साइड से बाउंडेड फिगर जो है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल्स है। यानी कि मेरा रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, सभी कुछ ये क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, तो अब क्वाड्रिलेटरल्स के भी टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का फीचर सबको पता ही होगा, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, है ना। जैसे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, बट यहाँ पे एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। अब आता है रोम्बस। रोम्बस में भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल के साथ साथ सारे ही एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं। और मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रोम्बस के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं और साथ ही साथ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, बट इसमें एंगल्स 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो एक तरह से जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम का ही सबसेट है। मतलब पैरेलल, जैसे कि मैं ऐसा कहूँ कि इंडिया के अंदर कोई स्टेट, किसी स्टेट के अंदर आ गया डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह से मेरा ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ गया पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अंदर आ गया रोम्बस। ठीक है, चलो रेक्टेंगल सबने बचपन से ही नाम सुना है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं? अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह, बट यहाँ पे जो एंगल है चारों ये 90 डिग्री होते हैं, है ना। और भी बहुत सारे फीचर्स है जो कि हमने क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में पढ़ा भी होगा और इस पे ऑलरेडी वीडियोस है, तो वहाँ जाके आप सारे प्रॉपर्टीज जान सकते हो। एरिया एंड पेरीमीटर में ऐसे भी हमें एरिया और पेरीमीटर से काम है, तो सारे प्रॉपर्टीज जानने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये रेक्टेंगल भी हो गया और स्क्वायर भी आप जानते ही हो, बिल्कुल रोम्बस की तरह ही सारे साइड्स इक्वल होते हैं, हाँ, बट यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है। क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर भी एक तरह के पैरेललोग्राम है? तो हाँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर भी एक तरह के पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ये सब कोई क्वाड्रिलेटरल तो है ही। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज को। तो सबसे पहला फॉर्मूला जैसे कि बोर्ड में नजर आ रहा है रेक्टेंगल का ही। रेक्टेंगल का एरिया जो बाउंड करता है रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, L इंटू बी। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ब्रेथ है और ये जो लेंथ है, ठीक है, उसको आप प्लस कर दो, तो 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। उसी तरह से ये जो डायगोनल है, ये आपका डायगोनल दिख रहा है किसी रेक्टेंगल के लिए। सपोज करो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस आप निकाल सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम से। तो डायगोनल निकालने के लिए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खाली डी निकालने के लिए रूट ओवर चढ़ जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला आ जाता है डायगोनल का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब फॉर्मूला को एक जगह चिपका देना ताकि ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि एरिया एंड पेरीमीटर टाइप के चैप्टर मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर होते हैं जिसमें फॉर्मूला ध्यान में रखो और पुट करते जाओ। ठीक है,
तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला खत्म। अब आया स्क्वायर का, तो क्या स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है ना, बस इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो जिस तरह से रेक्टेंगल में हम लोग करते थे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो स्क्वायर में भी तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम ही है, दोनों ही साइड है क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसलिए दोनों को साइड इनटू साइड बोल दिया। एक तरह से लेंथ इनटू ब्रेथ ही हो रहा है, पर दोनों ही आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं साइड इनटू साइड। पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड को प्लस कर दो तो 4 इंटू साइड। डायगोनल क्या होगा, तो √2 इंटू साइड। ये भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ही बाहर आया, क्योंकि ये भी साइड था और ये भी साइड था। मान लो ये डायगोनल है, तो डायगोनल को मैं डी से डिनोट किया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। तो दो को साइड का स्क्वायर मिलके हो गया 2 साइड का स्क्वायर। और जब आपने यहाँ पे रूट चढ़ाया डी, तो डी निकल गया √2 साइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी आप जान चुके हो। नेक्स्ट आता है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम किस तरह का फिगर होता है, तो आपने स्क्वायर का फॉर्मूला जान लिया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला जान लिया, अब जरा ट्रेपीजियम का जानते हैं। ठीक है, तो ट्रेपीजियम किस तरह का फिगर होता है, तो ट्रेपीजियम इस तरह के फिगर को बोलते हैं जहां पे 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है ऐसे। ठीक है, तो और ये दोनों बचे हुए साइड है वो पैरेलल नहीं होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं, और ये इक्वल भी हो सकते हैं दोनों साइड आपस में, या नॉन इक्वल भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मान लो ये साइड है 10, ये साइड है 12, तो हाफ इंटू 10 + 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये दोनों साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दोनों साइड का सम और इनके बीच का दूरी। ठीक है, इस फॉर्मूला में बैठा दो, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, हाफ इंटू 10 + 12, और मान लो डिस्टेंस बिटवीन देम 6 है तो इंटू 6, दैट्स इट। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। रोम्बस क्या है, तो रोम्बस हम लोग जान चुके हैं, सारे साइड्स बराबर और अपोजिट साइड पैरेलल, और साथ ही साथ इसमें एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। तो इसका क्या होता है, मान लो ये मेरा रोम्बस है, ऐसा कुछ दिखेगा रोम्बस, तो ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 मान लो 10 है, डायगोनल 2 मान लो 12 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 12, दैट्स इट। ठीक है, इतना सिंपल सा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, और लास्ट बचता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इस तरह का फिगर होता है, हमने शुरू में ही देखा पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं। तो ये मान लो पैरेललोग्राम का बेस है, ठीक है, कोई भी साइड को आप बेस मान लो, तो उस साइड पे जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्रायंगल वाला देखा था ना कि किसको बेस चुनेंगे, उस पे कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड या कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, वैसे यहाँ पे अगर इसको बेस चुनते तो इस पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और मान लो इसको मैं बेस चुनता हूँ तो इस पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेना है, इसलिए फॉर्मूला है बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे और इन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आप इसका एक छोटा सा फोटो खींच के रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इसे सेव कर लेना और जब भी मौका मिले देखते रहना, तो अपने ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे इरेज करके सम्स को स्टार्ट करता हूँ। मैं सम्स को डिक्टेट करता रहूँगा और आपके सामने सेलेना कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस को यहाँ पे करूँगा, बाकी किसी दूसरे बुक वाले बच्चे भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड करने बोला है। क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब ये बोला नहीं है कि स्क्वायर है कि क्या है, इसलिए मैंने इसे एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल ही बना दिया। ठीक है, इस तरह का, ना मैंने इसे रेक्टेंगल की तरह बनाया, ना स्क्वायर की तरह, ना किसी और की तरह, ये नॉर्मल मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसका कुछ भी नाम दे दो, ABCD। तो क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वन ऑफ हुज डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। तो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो जिसका एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैंने एक डायगोनल भी बना दिया, उसे 30 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। अब क्या बोलता है, and the perpendicular from the other two vertices are 19 centimeter and 11 centimeter respectively। तो एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो जिसका एक डायगोनल 30 है और ये जो अपोजिट वर्टिसेस है, ये किनारे हैं, उनसे इस पे जो परपेंडिकुलर है उसका भी लेंथ दिया है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर का लेंथ दिया है कितना, 19 सेंटीमीटर, और दूसरे परपेंडिकुलर का लेंथ दिया है 11 सेंटीमीटर, और बोलता है कि इस फिगर का एरिया निकालो। कैसे निकालेंगे, इसका तो हमने कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा। तो क्या करेंगे, हमने पहले एक्सरसाइज में, जिसने भी वीडियो नहीं देखा है जल्दी जाके देख लेना, ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो देखो ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ पहला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लूंगा। बस दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के सम कर दो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो चलो करते हैं। यहाँ हाफ इंटू, देखो डायगोनल का लेंथ पहले ही दे दिया था, AC 30 बोला था कि वन ऑफ द डायगोनल इज 30 लिखा हुआ भी है। तो चलो मैं लिखता हूँ हाफ इंटू AC इंटू ये जो D से बना हुआ परपेंडिकुलर उसका नाम M दे देता हूँ तो DM, ठीक है, प्लस हाफ इंटू AC इंटू ये दूसरा वाला B से बना हुआ यहाँ पे N मार्क कर देता हूँ तो BN, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ AC कॉमन चला गया तो DM प्लस BN, ठीक। तो हाफ इंटू AC कितना है, AC 30 है और DM प्लस BN एक 11 है एक 19 है। तो कितना हो गया, हाफ इंटू 30 इंटू यहाँ 30, ठीक है, तो यहाँ 15 तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। कितना सिंपल था, बट बहुत बढ़िया और लॉजिकल क्वेश्चन था। इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा था जिसका डायगोनल दिया था और अपोजिट वर्टिसेस से उस पे ऑल्टीट्यूड दिया था। तो मैंने दोनों ही को एक अलग अलग ट्रायंगल कंसीडर किया और दोनों ही ट्रायंगल का एरिया निकाल कर ऐड कर दिया। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, जिस पे ऑलरेडी एक वीडियो है, जाकर जल्दी से देख लो। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। क्या बोलता है यहाँ पे कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जैसा मैंने बनाया है ABCD, जिसमें एक डायगोनल है AC जो मैंने नाम दिया है AC, वो है 16 सेंटीमीटर और दूसरा है BD जो कि है 13 सेंटीमीटर। तो दोनों डायगोनल्स को हमने मार्क कर दिया। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यहाँ क्या बोलता है कि ये डायगोनल AC और BD है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इसलिए देखो यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है सपोज करो वो पॉइंट O है, ठीक है। तो अब क्या बोलता है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालो। तो हम लोग पिछली बार जैसा ही करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर मैं एरिया ऑफ डायरेक्ट लिख देता हूँ ABCD अगर निकालूंगा तो उसके लिए निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। तो ADC के लिए AC हो गया बेस और हाइट क्या हुआ, तो AC के लिए हाइट हुआ OD, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया हाफ इंटू AC इंटू यहाँ क्या हो गया OB, ठीक है। तो यहाँ हाफ AC हमने कॉमन लिया तो OD प्लस OB आ गया, ठीक है। तो हाफ OD प्लस OB आ गया। अब OD प्लस OB है क्या, OD प्लस OB तो BD ही है, तो ये हाफ इंटू AC इंटू BD आ गया। यानी क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू 16 इंटू 13 आ गया, ये 8 बार में तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब करेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको उसका एरिया निकालना है और साथ ही साथ ये बोलता है कि एंगल ABD 90 डिग्री है और साथ ही साथ आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है BCD, ठीक है। तो जो देखो सबसे पहले मेरा क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐसा शेप का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि मेरा एंगल ABD 90 डिग्री है और BCD जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया है 24 सेंटीमीटर और AD का वैल्यू दिया है 26, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको फिगर को ही समझना था कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपने देखा कि मेरा एंगल दिया है 90 डिग्री वाला, तो आप सबसे पहले ABD करके 90 डिग्री वाला एंगल बना लो, ठीक है। पर यहाँ क्वाड्रिलेटरल ABCD है और क्वाड्रिलेटरल हमेशा साइक्लिक जाता है, जैसे ऐसे करके ABCD, आप ऐसे नहीं लिख सकते ABCD, ऐसे नहीं लिख सकते, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हो क्वाड्रिलेटरल या किसी भी फिगर को, क्लोज फिगर को। तो आप यहाँ पे ABD गए तो C पक्का यहाँ कहीं पे मौजूद होगा, तो बस ऐसे बना दो। तो हो गया AB, यहाँ पे C और यहाँ पे D, और इसी को तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो ऐसे हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर आप बेसिक प्रॉपर्टीज जानोगे तो आप इस फिगर को इजीली बना लोगे बिना कोई प्रॉब्लम के, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों ट्रायंगल का आप एरिया निकाल के सम कर दो तो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, तो ABCD ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा, ट्रेपीजियम बोल रहा हूँ सॉरी, क्वाड्रिलेटरल,
ये ट्रेपेजियम थोड़ी है। क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया कैसे निकलेगा? तो ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल BCD। तो ट्रायंगल ABD कैसे होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द 90 डिग्री। ये भी हमने पहले पढ़ा है। तो 24 तो मेरे पास है ही, पहले लिखता हूं ABD का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू AB इंटू BD लगेगा, ठीक है। और BCD का एरिया निकालने के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे हाफ इंटू AB इंटू BD, तो AB नहीं दिया हुआ है पर BD तो 24 दिया हुआ है, तो AB कहाँ से लाए? तो यहाँ पे पाइथागोरस बैठा सकते हैं, क्योंकि AD हाइपोटेनियस है, BD बेस है और AB परपेंडिकुलर है। तो बस 26 जो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर जो कि AB है। पाइथागोरस बैठा दिया। तो यहाँ 676, ये होता है 576। तो 676 माइनस 576 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो 10 इक्वल्स टू AB, क्योंकि √100 यानी 10 आएगा। तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। और √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है? 24, तो 24 इंटू 24। किसी को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद नहीं रहते तो उसका भी हमें एक ट्रिक वाला वीडियो है, आप जाकर चैनल में चेक कर सकते हो। यहाँ पे 5 हो गया, तो 24 इंटू 5 आया, और यहाँ 4 से कट करेंगे तो 6 हुआ। तो यानी कि 24 इंटू 5 प्लस 24 इंटू 6 √3। 24 अगर कॉमन ले लेंगे आएगा तो 5 प्लस 6 √3। आप इसे सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। डेसिमल में आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना सिंपल सा था, बस थोड़ा सा फिगर समझना था। हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्या बोलता है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो ABCD, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है। तो एंगल ए 90 डिग्री, तो हल्का से इम्प्रोवाइज करके इसको ऐसे कर दो, ठीक है। चलो, तो ये 90 डिग्री भी बन गया। अब आगे बोलता है AB कितना है? 32 है। नेक्स्ट आपका AD कितना है? तो AD है आपका 24। BC और CD आपस में इक्वल है और दोनों है 52, ठीक है। आपसे पूछा इसका एरिया निकालने के लिए, तो सबसे पहले इसे BD को ऐड कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे भी हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD करेंगे, ठीक है। ABD क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू 32 इंटू 24 हो जाएगा। बट सेकेंड वाला ट्रायंगल में आपको बेस वेस ऐसा कुछ परपेंडिकुलर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते। वहाँ क्या लगाएंगे? हेरॉन्स फॉर्मूला, जो कि हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है जाकर चेक कर सकते हैं। अब हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो उसके लिए हमें 3 साइड चाहिए, पर साइड भी तो यहाँ 2 ही दिए हैं, तो तीसरा साइड कहाँ से लाए? तो क्योंकि ये ABD कौन सा ट्रायंगल है? ABD इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर यानी 1024 प्लस ये 576, ठीक है। तो BD हो जाएगा √1600 यानी कि 40। तो ये आ गया 40, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालने के लिए क्या करेंगे? हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके लिए हम लोग क्या करते थे? सेमी पेरीमीटर निकालते थे, यानी 40 प्लस 52 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जो भी ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो उसे ट्रायंगल वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो आप जाकर पहले उस वीडियो को चेक कर लो। तो यहाँ हो गया 72, ठीक है। और हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता था? √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। तो हमें पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था ABD, जो हम निकालेंगे हाफ इंटू 32 इंटू 24, और सेकेंड निकालना था BCD, जो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो हर जगह लिखा हुआ से कंफ्यूजिंग लग सकता है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ही बैठाते, याद रखो S 72 है, ठीक है। चलो अब इसे थोड़ा सा सुंदर से लिख देते हैं। तो पहला वाला ट्रायंगल का हाफ इंटू 24 इंटू 32, और सेकेंड वाला ट्रायंगल के लिए √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S आया था 72 इंटू 72 माइनस 52, क्योंकि दूसरा साइड भी 52 है तो 72 माइनस 52 फिर से, और तीसरा साइड है 72 माइनस 40। तो ये तो कट के 12 हो गया, तो 32 इंटू 12
और यहाँ पे हो गया रूट ओवर 72 इंटू 72 माइनस 52 कितना होगा 20, यहाँ पे भी होगा 20 और 72 माइनस 40 कितना होगा 32। ठीक है, यहाँ पे 32 इंटू 12 प्लस रूट से आप इसे बाहर निकाल दो। इसे आप क्या लिख सकते हो 72 को 36 इंटू 2, ये 20 इंटू 20 पहले से है, 32 को लिख सकते हो 16 इंटू 2। ठीक है, अब रूट भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपका 36 का 6 बाहर आ गया, ये 2 का एक 2 बाहर आ गया, 20 का एक 20 बाहर आ गया, 16 का 4 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करके ऐड कर तो आंसर आ जाएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत इजी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3/5 किलोमीटर। तो पेरीमीटर क्या है किसी रेक्टेंगल का 3/5 किलोमीटर। एक रेक्टेंगल का फील्ड है जिसका पेरीमीटर दिया है। अब बोलता है द लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। तो इस फील्ड का जो लेंथ है वो विड्थ से ट्वाइस है। ठीक है, तो लेट विड्थ बी x। ठीक है, तो आपका विड्थ अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ 2x हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है पर मीटर्स में निकालना है। तो आप पेरीमीटर को भी पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो पेरीमीटर ऐसे तो 3/5 किलोमीटर है, पर अब इसे हम लोग मीटर में बना लेंगे। मीटर से किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको पता होना चाहिए। तो ये 600 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब पेरीमीटर हमें मीटर में पता है। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू एल प्लस बी, और उसी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 600। तो 2 इंटू एल यानी 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 600। तो यहाँ 2 इंटू 2x प्लस x हो गया 3x इज इक्वल्स टू 600। देयरफॉर 6x इक्वल्स टू 600। देयरफॉर x इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो लेंथ हो गया आपका 200 और विड्थ हो गया 100। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 200 इंटू 100 20,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है नंबर 5। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। A rectangular plot 85 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड इज टू बी कवर्ड विद ग्रास। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड या प्लॉट है। ठीक है, उसका कुछ लेंथ दिया है, लेंथ है 85 मीटर और विड्थ है 60 मीटर। ठीक है, अब इसे आपको ग्रास से कवर करना है, लीविंग 5 मीटर ऑल अराउंड। मतलब इसे अंदर में ग्रास से कवर करना है ऐसे करके। यहाँ पे जो मैंने शेड कर दिया वो सारा घास से कवर हो गया, लेकिन पूरा प्लॉट ग्रास से कवर नहीं हुआ। चारों ओर हमने 5 मीटर जितनी डिस्टेंस छोड़ दी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, 5 मीटर जितना हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पे पूछता है फाइंड द एरिया टू बी लेड विथ ग्रास। ठीक है, यानी किस एरिया पे हमने ग्रास कवर किया, यानी ये अंदर वाले का एरिया निकालो। तो पूरे प्लॉट को नाम दे देते हैं ABCD और अंदर वाले को नाम दे देते हैं DEFG। ठीक है, तो पूरा प्लॉट जो बड़ा सा प्लॉट है ABCD, फिर हमने चारों ओर थोड़ा सा जगह छोड़ के अंदर में जो ग्रास से कवर्ड है उसका नाम दे दिया DEFG। और ये बहुत सिंपल सा बात है। कोई पूछेगा इसका एरिया निकालो तो क्या करेंगे, पहले टोटल प्लॉट का निकाल लेंगे। चलो वो भी नहीं करना, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोगों को नॉर्मल ABCD प्लॉट का एरिया निकालना होता तो हम लोग क्या करते, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। और उसका लेंथ दिया हुआ था 85 और ब्रेथ भी दिया था 60, तो इजिली कर लेते। लेकिन अंदर वाले प्लॉट का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया टू बी कवर्ड विथ ग्रास। तो ग्रास से जो कवर्ड है वो एरिया निकालना है, और वो एरिया तो DEFG है। DEFG नाम मत दो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ABCD था ना, तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दो, D से स्टार्ट ना करके MNOP कर दो, MNOP, क्योंकि ABCD में ऑलरेडी मैंने D यूज कर लिया था इसलिए MNOP दे दिया। ठीक है, DEFG नहीं, तो यहाँ नाम दे दो MNOP। नाम तो आप अपने मर्जी से दे सकते हो, तो यहाँ पे MNOP। तो ये जो एरिया टू बी कवर्ड विद ग्रास था वो क्या था, MNOP था। अब ये MNOP का ना लेंथ है ना ब्रेथ है, तो कैसे निकाले, बट MNOP का लेंथ और ब्रेथ मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, तो देखो ये जो MN है वो AB से छोटा है। कितना छोटा है, इस तरफ भी 5 कम, इस तरफ से भी 5 कम,
तो एक तरह से mn का लेंथ निकालने के लिए जो टोटल 85 है उसमें दोनों तरफ से 5 माइनस हो गया, यानी 5 × 2 हो गया माइनस, ठीक है। और सेकेंड आपका ON जो है, ON बोल दो या MP बोल दो, उसको निकालने के लिए टोटल जो मेरा लेंथ था 60, उसमें से भी इधर से 5 और इधर से 5 कमा, तो 5 × 2 कम गया, तो ये हो गया 75 और ये हो गया 50। तो एरिया क्या हो गया, जो ग्रास से कवर्ड है MNOP 75 × 50, 3750 मीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा था, हमने अंदर वाले को ग्रास से कवर किया था तो अंदर वाले का लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया और एरिया निकाल दिया। अंदर वाले का लेंथ निकालने के लिए हमें 85 जो एक्चुअल बाहर वाले का लेंथ था उसमें से 5 × 2 माइनस करना पड़ा। सिमिलरली ब्रेथ के लिए करना पड़ा, और 5 × 2 क्यों माइनस करना पड़ा, क्योंकि इधर से भी 5 और इधर से भी 5 वो लेंथ कम था, और ब्रेथ के केस में भी इधर से भी 5 और इधर से भी 5 ब्रेथ कम था, इसीलिए। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 6 और 4 सेंटीमीटर। मैंने लिख भी दिया, ऐसे मैं डिक्टेट कर रहा था, ठीक है, चलो लिख दिया। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल का कितना, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और बोलता है कि एक ट्रायंगल भी है जिस ट्रायंगल का बेस दिया है 6 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया नहीं, हाइट आपको निकालना है, और बोलता है ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो 3 टाइम्स है रेक्टेंगल के एरिया का, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, जो होगा 6 × 4 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस तो दिया है 6 सेंटीमीटर और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ही तो पूछा है, तो उसको x मान लेंगे। बट ये x का वैल्यू कब निकलता, जब इस चीज को हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के न्यूमेरिकल वैल्यू से इक्वल करते हैं। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया ही नहीं है, रेक्टेंगल का दिया है। बट हमें क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यानी 3 × 24 कर दो यहाँ पे, तो यहाँ 2 से कट होके 3 हो गया, तो 3x = 3 × 24, तो x = 24 ही बचेगा, 3 कट के, यानी हाइट कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, हाउ मेनी टाइल्स ईच ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टाइल के पीसेज है, टाइल्स जो बिछते हैं उनका एरिया दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। विल बी नीडेड टू पेव अ फुटपाथ, तो कितना टाइल्स लगेगा जिसे हमें किसी फुटपाथ में बिछाना है, ठीक है। और कैसे फुटपाथ पे बिछाना है, जो कि 2 मीटर वाइड है, मतलब 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिसमें टाइल्स बिछना है। और वो फुटपाथ किसे कवर करता है, तो एक ग्रास प्लॉट को कवर करता है, ठीक है। तो देखो मेरा एक ग्रास का प्लॉट है या ग्राउंड है, ठीक है, और ग्रास का प्लॉट या जो ग्राउंड है उसका लेंथ है 25 मीटर और विड्थ है 13 मीटर। तो 25 मीटर और 13 मीटर, तो ग्रास प्लॉट का आपको लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। अब ये जो ग्रास प्लॉट है उसके चारों ओर क्या है, एक फुटपाथ है, ऐसे करके फुटपाथ सराउंडेड है, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे ऐसे करके शेड कर दिया ये फुटपाथ है, ठीक है, जो कि इस ग्रास प्लॉट के चारों ओर है, ठीक है। और इसी फुटपाथ को हमें टाइल्स से कवर करना है, ऐसे करके ये ऐसे ऐसे टाइल्स बिछाने हैं, ठीक है। और जिस टाइल्स को बिछाना है वो हर एक टाइल्स का एरिया कितना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछता है कि कितने टाइल्स लगेंगे, तो कितने टाइल्स लगेंगे का नॉर्मल लॉजिक है कि एक टाइल्स है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो फुटपाथ का टोटल एरिया होता 800 होता या 8000 होता। ये फुटपाथ था टोटल एरिया और ये मेरा एक टाइल्स का एरिया, तो इसको डिवाइड कर देते तो पता चल जाता कि 20 टाइल्स से कवर हो जाएगा फुटपाथ। तो वही चीज यहाँ पे करना है, हमें टोटल एरिया ऑफ फुटपाथ चाहिए। तो एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे निकाले, एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे निकालेंगे। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन में और दिया है कि ये जो फुटपाथ है वो 2 मीटर वाइड है, मतलब चारों ओर ये जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, ये जो प्लॉट है ग्रास का उसका लेंथ और विड्थ दिया है, जो मैंने यहाँ अंदर में लिख दिया, विड्थ 13, लेंथ 25। ये जो चारों ओर शेडेड रीजन में फुटपाथ दिख रहा है उसका 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर विड्थ है, और एक टाइल्स का एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है, तो हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ फुटपाथ, ताकि उसको डिवाइड कर दे एरिया ऑफ टाइल से और नंबर ऑफ टाइल निकाल ले। तो एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे निकलेगा, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले नाम देते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ABCD प्लॉट का नाम दे दिया और
EFGH पूरे बड़े वाले जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसका नाम दे दिया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये बड़ा रेक्टेंगल का एरिया हो, उसमें से ये अंदर वाला ABCD का एरिया को हटा दे, ऐसे मान लो छुपा देते हैं, तो ये प्लॉट का एरिया आ जाता है, आई मीन फुटपाथ का एरिया आ जाता है। देखो EFGH पूरा रेक्टेंगल है, उसमें से इसे हटा दिया तो ये जो मेरा फुटपाथ था उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, फुटपाथ का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, हो जाएगा फुटपाथ का एरिया। तो एरिया ऑफ EFGH चाहिए और एरिया ऑफ ABCD चाहिए। एरिया ऑफ EFGH निकालने के लिए EFGH में लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो सबसे पहले ABCD का निकालते हैं, क्योंकि ABCD का मेरे पास लेंथ और ब्रेथ है 25 और 13, तो ये तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। बट EFGH में तो कहीं पे लेंथ और ब्रेथ लिखा हुआ दिख नहीं रहा, तो कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। मेरा AB इतना दूर 25 है, ठीक है, AB 25 है, और ये जो मेरा फुटपाथ था वो 2 मीटर वाइड है, यानी यहां से यहां का दूरी जो है वो 2 मीटर है, और यहां से यहां का दूरी भी मेरा 2 मीटर है। तो ये जो मेरा AB है उसमें इधर भी 2 ऐड हो जाए और इधर भी 2 ऐड हो जाए तो EF नहीं बन जाएगा। तो अगर मुझे EF निकालना हुआ तो AB जो कि 25 था उसमें क्या ऐड कर देंगे, ये 2 को 2 बार ऐड कर देंगे, 2 + 2 बोल दो या 2 × 2 बोल दो, एक ही बात है। सिमिलरली मेरे पास AD है 13, अगर मेरे को EH निकालना रहा तो क्या करेंगे, AD इधर भी 2 बढ़ेगा और इधर भी 2 बढ़ेगा, क्योंकि ये फुटपाथ का जो विड्थ है वो 2 ही है, तो 2 2, तो AD 13 था और यहाँ पे भी 2 2 बढ़ गया, ठीक है, तो मिल गया। EF हो जाएगा 29 और EH हो जाएगा 17, ठीक है। तो बस, तो ये कितना हो गया 29 × 17 और यहाँ 25 × 13, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो एरिया ऑफ फुटपाथ आ जाएगा, है ना। तो जल्दी से कर ही दो, 29 × 17 कितना होगा 63, कैरी 6, 14 20 9 2, है ना, तो 493 होगा। और आपका 25 × 12 कितना होगा, तो 25 × 12 होता है आई थिंक 300, तो हमें यहाँ 25 × 13 करना है तो 325 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ फुटपाथ एक तरह से कितना हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 168 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फुटपाथ आ गया। अब जो फुटपाथ जिसे टाइल से कवर करना है उसका टोटल एरिया मिल गया और एक टाइल्स का एरिया पता है, तो टोटल एरिया को अगर एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो उसी को अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे टाइल्स के एरिया से, ठीक है। बट ये टाइल्स का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट को तो सेम करना होगा, इसीलिए ऊपर में 100 × 100 करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मीटर स्क्वायर था इसीलिए 100 × 100 किया, कट गया, ये 4 से कितना हो गया 42, तो 4200 टाइल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ इनक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ अ फेंस ऑल अराउंड, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, और हमें इसे इनक्लोज करना है, मतलब चारों ओर फेंस या फिर बाउंड्री जैसी कुछ लगानी है, तो बाउंड्री तो पेरीमीटर वाइज ही लगता है। तो ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब फेंस लगाने का कॉस्ट कितना है, फेंस का कॉस्ट है ₹75 पर मीटर, मतलब पर मीटर बाउंड्री लगाने का, 1 मीटर जितना बाउंड्री बनाने का 75 पैसा लगता है, रुपीज भी नहीं है, 75 पैसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि पर मीटर बाउंड्री लगाने का 75 पैसा लगता है और टोटल प्लॉट में, टोटल रेक्टेंगुलर प्लॉट में टोटल कॉस्ट बैठा 300 रुपीज का, ठीक है। तो आगे बोलता है इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 120 मीटर्स, लेंथ ऑफ द गार्डन भी आपको दे दिया है, लेंथ ऑफ द गार्डन कितना दे दिया है 120 मीटर, पर ब्रेथ नहीं दिया है। तो आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया था, उसका लेंथ दे दिया, ब्रेथ नहीं दिया, साथ ही साथ इसके चारों ओर जो हम लोग फेंस लगाएंगे पेरीमीटर वाइज, उसका टोटल कॉस्ट है 300 और 1 मीटर को फेंस करने का कॉस्ट लगता है 75 पैसे। आपसे पूछता है कि एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए तो लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। एरिया होगा 120 × ब्रेथ, जो कि फिलहाल x है, तो वो ब्रेथ
कैसे निकाले? तो ब्रेथ निकालने के लिए ही इन लोगों ने हमें पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर डायरेक्टली नहीं दिया बट एक तरीका से दिया है। कैसे दिया है? जो कॉस्ट लगा आपका टोटल पेरीमीटर वाइज फेंस करने का वो था 300 रुपीज, ठीक है, और पर मीटर का था 75 पैसा। तो टोटल कॉस्ट को पर मीटर का कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक तरह से पेरीमीटर आ जाएगा। और ये रुपीज में था तो इसको पैसा में बना दो। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 100 बार में, तो 400 मीटर ये हो गया आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको पता चल गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। उसी को 400 के इक्वल कर दो, ठीक है। तो 2 इंटू, अब आपका हो जाएगा यहाँ पे 240 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 400। तो 2b इज इक्वल्स टू 400 माइनस 240 यानी कितना आ जाएगा? 160। तो b यानी कि बेस आ जाएगा आपका 80, ठीक है। यहाँ पे आप b से डिनोट करो, x से डिनोट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल है। चलो यहाँ b से हटा देता हूँ, ठीक है। तो 80 हो गया। तो 80 आ गया आपका क्या? ब्रेथ। अब एरिया निकाल दो। 80 इंटू 120 यानी कि 96 और यहाँ 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, बहुत सिंपल था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ क्या बोलता है? विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 4/7 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब विड्थ जो है वो लेंथ का 4/7 टाइम्स है, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज y, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पहले से बोल दिया है कि लेंथ ऑफ द रूम, सबसे पहले ऐसा बोला है कि x है और उसका जो विड्थ है वो इसका 4/7 टाइम्स है, यानी 4/7 ऑफ x है, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 4/7x है, ठीक है। पेरीमीटर को इन्होंने एक वेरिएबल से डिनोट किया है और बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ द रूम इज y। क्वेश्चन में आगे बोला है राइट एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। x एंड y को कनेक्ट करता हुआ एक इक्वेशन लिखो। तो सीधी सी बात है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर। तो 2 इंटू लेंथ है x, ब्रेथ है 4/7x और पेरीमीटर है y। अगर हम लोग कॉमन ले ले 7 को तो 7x प्लस 4x और ये मल्टीप्लाई में है 2, तो हो गया 22x इक्वल्स टू 7y। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम वेयर पेरीमीटर इज 4400। हमें बोलता है कि क्या निकालो? लेंथ ऑफ द रूम निकालो अगर पेरीमीटर 4400 है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में बैठा देते हैं पेरीमीटर जो कि y है, उसी का वैल्यू 4400 दे दिया है। आपको लेंथ निकालने बोला है तो आप यहीं पे बैठाओ 2 इंटू एक्स प्लस 4/7y, सॉरी x इक्वल्स टू इतना। अच्छा, उतना भी क्यों करने का जरूरत है? आप इसी इक्वेशन में बैठा दो ना, पेरीमीटर y था ना, तो इसी में 4400 बैठा दो क्योंकि पेरीमीटर 4400 दिया हुआ। तो अब x का वैल्यू आ जाएगा 4400/22, तो 1400 आ गया सेंटीमीटर। तो वहीं से आप चाहो तो विड्थ भी निकाल सकते हो। विड्थ ऐसे भी आपको निकालना है, क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो 1400 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोलता है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरांडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ है। तो मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, जो लेंथ है वो 3 मीटर मोर देन ब्रेथ है। तो ब्रेथ को x कंसीडर कर लिया तो लेंथ हो गया x प्लस 3, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो न्यूमेरिक मतलब एरिया का जो वैल्यू आएगा वो पेरीमीटर के वैल्यू के इक्वल है। सपोज एरिया 5 मीटर स्क्वायर है तो पेरीमीटर 5 मीटर है, ठीक है। ऐसा कुछ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के पार्ट 1 में आपको बोलता है टेकिंग x एज द ब्रेथ ऑफ द वरांडा राइट एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में भी वही बोला है कि ब्रेथ को x मानो, तो ब्रेथ को x मान लिए। लेंथ कितना है? तो x प्लस 3 है, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोला है कि जो एरिया है और पेरीमीटर है दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। सपोज 25 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 25 मीटर। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक तरह से x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है?
2 इंटू एल प्लस बी, तो यहाँ x प्लस 3 होगा, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 होगा। चाहो तो आप ब्रैकेट खोल के 4x प्लस 6 भी लिख सकते हो और इसे भी सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख सकते हो। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जो एरिया है वो पेरीमीटर के इक्वल है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर इसको इधर लिया है -x -6 इक्वल्स टू 0, तो हमने उसे एक इक्वेशन जैसा रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। अब बोलता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व भी करो और डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ निकालो, ठीक है। तो यहाँ मिडिल टर्म कर देंगे। मिडिल टर्म क्लास 9 में सबको आना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसको भी नहीं आता ऑलरेडी चैनल में वीडियो जाकर देख लो। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3, x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो माइनस में तो कभी लेंथ वेंथ हो नहीं सकते, तो ब्रेथ आया आपका 3 और लेंथ उससे भी 3 ज्यादा यानी 6, तो 3 मीटर और 6 मीटर हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ। यही है क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल सा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ क्या बोलता है कि डायग्राम में दो पाथ दिए हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर बनाए गए हैं। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका आपका लेंथ है 80 मीटर, विड्थ है 45 मीटर, ठीक है। ये लेंथ है 80 मीटर, विड्थ है 45 मीटर। उसके अंदर दो पाथ है, एक हॉरिजॉन्टली गया है, एक वर्टिकली गया है। जो हॉरिजॉन्टल पाथ है उसका विड्थ है 8 मीटर और जो वर्टिकल पाथ है उसका विड्थ है 15 मीटर। आपसे ये शेडेड पोर्शन यानी सीधा सीधी दोनों पाथ का एरिया पूछा है। तो देखो ये पाथ अपने में ही एक पूरा रेक्टेंगल है, ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल पाथ ये पूरा रेक्टेंगल है, वर्टिकल पाथ भी पूरा रेक्टेंगल है। तो हॉरिजॉन्टल पाथ का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पाथ का एरिया क्या होगा, देखो यहाँ 8 मीटर इसका विड्थ है और लेंथ एक तरह से रेक्टेंगल जितना ही है, तो 80, तो 8 इंटू 80। उसी तरह से वर्टिकल पाथ का एरिया निकालने के लिए विड्थ 15 मीटर और एक तरह से 45 मीटर जितना इसका लंबाई है, जितना रेक्टेंगल का जितना है, तो 45 इंटू 15 दिख रहा है क्लियर। तो टोटल शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या दोनों को ऐड कर दे, तो दोनों को ऐड तो कर देंगे, लेकिन फिर भी आंसर अभी परफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन ये है कि जब हमने रेक्टेंगुलर पाथ को लिया, ठीक है, जब हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर पाथ को लिया तो ये पूरा लिया, ठीक है, और वर्टिकल में भी ये पूरा लिया, तो ये जो बीच वाला था ये 2 बार आ गया। कैसे 2 बार आ गया, जब ऐसे हमने लिया तब भी ये बीच का पोर्शन आया था, जब ऐसे लिया तब भी ये बीच का पोर्शन आया था। तो बीच का पोर्शन जिसे मैंने अभी शेड किया है, ये जो रेक्टेंगल है ये 2 टाइम्स आ गया है, जबकि आना एक ही बार चाहिए था, क्योंकि हमें एरिया कुछ ऐसा का निकालना था। तो हमें इतना दूर ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है, और ये बीच वाले को एक बार ना लेना है। पर जब हमने ऐसे पूरा रेक्टेंगल लिया तब तो ये आ ही गया था, ऐसे लिया तब भी आ गया, तो बीच वाले को एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एक बार उस रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बीच वाला है। तो उसका देखो लेंथ और ब्रेथ क्या है, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 8, तो 15 इंटू 8 माइनस कर दो, इसे सॉल्व कर दो। यहाँ 640 आया, 45 इंटू 15 कर लो, 25 225 54 675 हो गया, इसमें से माइनस कर दो 120 को, तो यहाँ 675, इधर में आपका 520, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 5 9 11 1995 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, द रेट फॉर अ 1.20 मीटर वाइड कारपेट इज ₹40 पर मीटर। मतलब एक कारपेट है जो कि 1.20 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो एक कारपेट है, ठीक है, और उस कारपेट का विड्थ कितना है, 1.20 मीटर, ठीक है, एंड इज ₹40 पर मीटर। इसका कॉस्ट क्या है, मतलब ये कारपेट के बड़े बड़े रोल्स जैसे मिलते हैं। सपोज एक रोल है, इस रोल में वो कारपेट रहता है और लेंथ वाइज मिलता है, आपको जितना लेना है। अगर 1 मीटर लोगे तो 40 रुपया लगेगा, 2 मीटर लोगे तो 80 रुपया लगेगा, 3 मीटर लोगे तो 120 रुपीज़ लगेगा। और उसका विड्थ फिक्स है, लेंथ तो कितना भी हो सकता है, आपको जितना खरीदना है खरीदो। पर मीटर का कॉस्ट है कारपेट का ₹40, ठीक है, यानी आप 5 10 15 जितना मीटर चाहे खरीद सकते हो। विड्थ तो उसका फिक्स रहेगा, लेंथ आपको जितना खरीदना है खरीदो।
उसी कारपेट से किसी हॉल को कवर करना है, तो एक हॉल को कवर करना है, ठीक है। और वो जो हॉल है जिसे कवर करना है, उस हॉल का आपका लेंथ है 45 मीटर और विड्थ है 32 मीटर, ठीक है। तो हॉल का लेंथ है 45 मीटर और विड्थ है 32 मीटर। तो आपको पूछ रहा है कि कितना आपका कॉस्ट पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट में क्वेश्चन का पूछ रहा है कितना कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें इस कारपेट से ही कवर करना है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि हॉल का विड्थ तो 32 मीटर है और कारपेट तो 120 मीटर जितना ही चौड़ा है, तो वो कैसे भर पाएगा उसको। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पहले एक बार कारपेट लगेगा, फिर कट करके दूसरा कारपेट लगेगा, ऐसे करके कट करके, मतलब रोल से पहले यहाँ से यहाँ तक कारपेट बिछाया जाएगा, फिर कट करके फिर उसी रोल को और आगे यहाँ पे किया जाएगा, फिर कट करके सेम रोल चलते रहेगा। यानी विड्थ तो 1.20 रहा, लेंथ जितना भी ले लो, ठीक है। पर ये जो कारपेट है ये ओवरऑल कवर किसको कर रहा है? कारपेट कवर तो हॉल को ही कर रहा है ना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ हॉल कितना है? एरिया ऑफ हॉल या रूम है 45 इंटू 32। अब इस कारपेट की मदद से हमें इसे कवर करना है। कारपेट का विड्थ फिक्स है, लेंथ कितना भी ले लो, यानी इतना दूर बिछाओ, कट करो, फिर बिछाओ, कट करो, फिर बिछाओ, ऐसे कर करके पूरा हॉल को कवर कर दो। तो लेंथ ऑफ द कारपेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो लेंथ को x ले लिया। तो एक तरह से ये कारपेट ने पूरे रूम को कवर कर दिया, यानी जितना कारपेट बिछा वो सारे कारपेट का अगर एरिया निकाले तो वो रूम के एरिया जितना ही होगा या हॉल के एरिया जितना ही होगा। तो एक तरह से कारपेट का एरिया निकालो जो पूरे रूम को कवर कर दे, तो वो इतना होगा। तो 1.20 इंटू एक्स इक्वल्स टू 45 इंटू 32। तो x हो गया 45 इंटू 32 बाय 1.20, कट के यहाँ 100 आ गया। ये आ गया आपका 3 से 4 बार में, 3 से 15, 4 से 8 बार में। तो 1200 मीटर जितना कारपेट लगा। 1 मीटर का दाम 40 रुपए था, तो 1200 इंटू 40 हो गया 48,000 रुपीज। इतना रुपीज का कारपेट लग जाएगा हॉल में। अब नेक्स्ट पूछता है कि निकालो क्या होगा कॉस्ट अगर कारपेट का लेंथ 1.20 मीटर ना होके 80 सेंटीमीटर है और उसका दाम 40 रुपए पर मीटर ना होके 25 रुपए पर मीटर है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है, तो ये तो सेम ही है। इस पिछले बार आपने 1.20 इंटू एक्स लिया था, इस बार इसे 0.80 मीटर इंटू एक्स ले लोगे, वहां से लेंथ निकालोगे। पिछले बार लेंथ को 40 रुपीज से मल्टीप्लाई किया था, इस बार 25 रुपीज से कर दोगे। दैट्स इट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सेकंड पार्ट आप लोग खुद ही कर लोगे। तो फर्स्ट पार्ट आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट हमें निकालना है। तो प्लॉट कैसा है? स्क्वायर के शेप का है, ठीक है। अब बोलता है द लेंथ ऑफ उस डायगोनल इज 15। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है? 15। तो इस स्क्वायर प्लॉट के डायगोनल का लेंथ है 15 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि गिव द करेक्ट आंसर अप टू 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? पहले ही हमने देख लिया था, √2 इंटू साइड, ठीक है। तो √2 इंटू साइड और डायगोनल कितना दिया है? 15। वहां से साइड कितना आ गया? 15 बाय √2। ऊपर नीचे √2 से रैशनलाइज करके आ जाएगा 15 √2 बाय 2, ठीक है। अब क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 15 √2 बाय 2 इंटू 15 √2 बाय 2। 15 इंटू 15 225, √2 इंटू √2 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, एक 2 कट गया, तो 112.5, यहाँ 50 भी लिख सकते हो। दैट्स इट। इतना हो गया आपका एरिया। अगर आप पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर को भी कर देना 4 इंटू साइड, 15 √2 बाई 2, तो 30 √2 का वैल्यू 1.414 के अराउंड पुट करके आंसर लिया ना। बहुत सिंपल है, ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ क्या बोलता है? द शेडेड रीजन ऑफ अ गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द लॉन इन द फॉर्म ऑफ अ हाउस। तो यहाँ पे जो शेडेड रीजन है ये एक लॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये मेरा एक बड़ा रेक्टेंगल है या प्लॉट है जिसमें 12 मीटर विड्थ है, 30 मीटर लेंथ है। और ये जो मेरा चारों ओर एरिया जगह बचा हुआ है वो 2 मीटर वाइड है, ठीक है।
और ये जो 2 मीटर वाइड है यहीं पे उन लोगों ने फ्लावर लगाया है, ऐसा क्वेश्चन है, बोला है कि वो फ्लावर बेड्स है। The shaded region of the given diagram represent the lawn in the form of a house. On the 3 sides of the lawn there are flower beds. देखो तो ये shaded region lawn को represent कर रहा है और ये तीनों साइड में आपका flower bed है और flower bed 2 मीटर wide है। Find the length and breadth of the lawn. Length and breadth of the lawn पूछा है, length of lawn निकालो और breadth of lawn निकालो। lawn क्या है तो shaded region वाला है। तो देखो पूरा लेंथ कितना है 30 है, यहाँ पे लॉन का लेंथ तो ये वाला हो रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इधर भी 2 कम गया, इधर भी 2 कम गया, तो लेंथ कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 प्लस 2 यानी 30 माइनस 4 26। ठीक है। अब दूसरा विड्थ पूछा है, तो विड्थ के केस में देखो सिर्फ ऊपर में 2 कम रहा है, नीचे में नहीं कम रहा है इस केस में, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 यानी कि 10 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ लॉन हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ लॉन नहीं पूछा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड पूछा, ये भी इजी है। अब एरिया ऑफ प्लॉट से माइनस कर दो एरिया ऑफ लॉन। एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, एरिया ऑफ प्लॉट है 30 इंटू 12, माइनस कर दो एरिया ऑफ लॉन, लॉन के लिए लेंथ और ब्रेथ दिया है तो 260, तो 360 माइनस 260 100 मीटर स्क्वायर, यही है एरिया ऑफ फ्लावर बेड। दैट्स इट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये 15 था, यहाँ 14 ही डाल रखा है, ये 15 था। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, फ्लोर विच मेजर्स 15 इंटू 8। ठीक है, एक फ्लोर है जो 15 मीटर का लेंथ है और 8 मीटर का विड्थ है। ठीक है, उसको टाइल से कवर किया जाना है और जो टाइल है, एक एक टाइल का लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है। नंबर ऑफ टाइल्स बहुत इजी होता है, एरिया ऑफ प्लॉट बोल दो या फ्लोर है यहाँ पे तो फ्लोर बोल दो, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, है ना, एरिया ऑफ ईच टाइल, तो नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 15 इंटू 8 है। ठीक है, लेकिन 2 बार 100 इंटू 100 करेंगे क्योंकि नीचे वाला सेंटीमीटर में है, तो यहाँ 50 से 2 बार में, यहाँ 4 बार में, तो 120 इंटू 8। ठीक है, तो 960 गो आपका टाइल्स लगेगा। दैट्स इट। आगे पूछता है, फर्दर इफ अ कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर सो दैट अ स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन द एजेस एंड द एज ऑफ द फ्लोर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो फ्लोर है इसमें हम लोगों ने ऐसे कारपेट बिछा दिया और इस हिसाब से कारपेट बिछाया कि जो कारपेट का एज है और ये फ्लोर का एज है, मतलब ये दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है 1 मीटर का, यहाँ पे भी 1 मीटर का। ठीक है, यानी 1 मीटर का स्पेस छोड़ के हमने कारपेट बिछाया। तो बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर इज अनकवर्ड, मतलब ये जो अनकवर्ड फ्रैक्शन है वो निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्लॉट या फ्लोर उसका एरिया से माइनस कर देंगे अंदर वाला एरिया जिसमें कारपेट बिछा हुआ है। तो टोटल फ्लोर का एरिया कितना है, टोटल फ्लोर का एरिया है आपका 15 इंटू 8, है ना, तो टोटल फ्लोर का एरिया है 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ कारपेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ कारपेट निकालने के लिए हम लोग करेंगे ये वाला लेंथ इंटू ब्रेथ। ये वाला लेंथ कितना होगा 15 में 2 तरफ, यहाँ भी 1 घटा यहाँ भी 1 यानी 2 हो गया, कम हो गया यानी 13, और ये वाला विड्थ निकालने के लिए 6 डायरेक्ट लिखता हूँ, 8 से माइनस हुआ 78 मीटर स्क्वायर। तो अब आपका पोर्शन लेफ्ट अनकवर्ड कितना है, पोर्शन लेफ्ट अनकवर्ड है, टोटल जो एरिया था 120 उसमें से माइनस कर दो 78, तो यहाँ पे कितना हो गया 42। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ द एरिया जो लेफ्ट अनकवर्ड है, तो 42 अनकवर्ड है और टोटल 120 है, तो ये आपका 6 से गया 7 बार में, 6 से गया 20, तो 7/20 पोर्शन जो उस रूम का है वो अनकवर्ड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ क्या बोल रहा है, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 24 एंड 18। तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है आपका पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स 24 और 18। क्या बोलता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इट्स 12, यानी लॉन्गर साइड तो 24 ही है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका
12 सेंटीमीटर। तो बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। तो यहाँ बेस इस बार हमने 24 को पकड़ा है क्योंकि उसी के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दिया है, तो 24 इंटू 12 हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट हमसे पूछता है ये जो शॉर्टर साइड्स है 18 वाला, उसके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो इसलिए यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बनाना होगा। उस परपेंडिकुलर, चलो पहले यहाँ नाम दे देते, ए बी सी डी, ये मेरा ई था, ये मेरा एफ था। तो अब हमको ए एफ का लेंथ चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं कि 24 इंटू 12, जहां पे 24 बेस था, 12 कॉरस्पॉन्डिंग हाइट था, तो अगर 18 को बेस पकड़ेंगे तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में एरिया तो पैरेललोग्राम का ही निकल रहा है ना, तो दोनों एरिया तो एक दूसरे से इक्वल होगा। ठीक है, तो बस इसे अब सॉल्व कर दो, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से 8 बार में, तो ए एफ आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ठीक है, तो याद रखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। अब आप बेस किसे चिन्ह रहे हो उसके हिसाब से आपका हाइट डिफर करेगा। ठीक, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया है, टू एडजेसेंट साइड्स दिए हैं पैरेललोग्राम के 28 और 26। क्वेश्चन में बोलता है कि एक डायगोनल है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब बोलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। ऐसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है, पर यहाँ पे बेस दिया है, बट क्योंकि बेस तो हम 28 या 26 किसी को भी चुन सकते हैं, पर दोनों में ही कॉरस्पॉन्डिंग हाइट नहीं दिया है, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके एरिया को हम एक तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल के लिए तो सब कुछ दे ही दिया है, तीनों साइड्स दे दिया है, तो हेरोन्स फार्मूला निकाल दो। और देखो साइड्स भी दोनों ट्रायंगल के केस में सेम है, तो एक का एरिया निकालो तो दूसरे का निकल जाएगा। तो चलो बी डी सी का एरिया निकालते हैं, उसके लिए एस निकालेंगे। तो एस क्या होगा, 30 प्लस 26 प्लस 28 बाय 2। तो 26 28 आपका हो गया 54 प्लस 30 84 बाय 2, यानी कि 42। अब रूट ओवर 42 इंटू 42 माइनस 30, 42 माइनस 26 और 42 माइनस 28 होगा। तो 42 को लिख सकते हैं 14 इंटू 3, यहाँ पे हो गया आपका 12, यहाँ पे हो गया 12 से 6 और यहाँ 16, और यहाँ पे हो गया 4 14। ठीक है, तो 14 14 में से एक 14 बाहर आ गया, 12 है और आपका यहाँ पे 3 है, 12 3 36 होता है, तो एक 6 बाहर आएगा, और 16 से एक 4 बाहर आएगा, तो 14 इंटू 24 हो जाएगा आपका एरिया किसका, BDC का। तो BDC का एरिया 14 इंटू 24 आया, तो मेरे पास दो बार ये ट्रायंगल है, तो एक तरह से 14 इंटू 24 प्लस 14 इंटू 24 बोल दो, या 2 इंटू 14 इंटू 24 बोल दो। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 इंटू 14 इंटू 24 हो जाएगा, या फिर और सिंप्लीफाइड करके लिख दो। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पूछता है कि शॉर्टर साइड्स के, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। अब पूछता है शॉर्टर साइड्स के बीच का दूरी निकालने, तो शॉर्टर साइड को मैंने पकड़ लिया बेस 26, और उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट को मैंने ले लिया x, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स पूछा था, है ना। तो डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है, तो एक तरह से इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने हाइट यानी x पकड़ लिया। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अब आप लॉन्गर साइड लो बेस और उसके ऊपर हाइट ले लो, शॉर्टर साइड लो बेस या उसके ऊपर हाइट ले लो, या फिर हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो। तीनों केस में एरिया तो सेम ही पैरेललोग्राम का आएगा, तो एरिया सेम ही आएगा। तो 26 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 14 इंटू 24। ठीक, अब x का वैल्यू निकाल दो, 2 इंटू 14 इंटू 24 बाय 26। ठीक है, इसे आप कट करके सॉल्व कर दो, डेसिमल में समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ क्या बोलता है, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 216। तो जो रोम्बस है उसका एरिया कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक डायगोनल इसका क्या है, एक डायगोनल है इसका 24 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो हमको दूसरा डायगोनल निकालना है, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल अगर कर दे तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। तो यहाँ कट के 12 हो गया, तो x हो गया 216/12, क्योंकि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एरिया ऑफ रोम्बस होता है। बहुत सिंपल सा, हमने शुरू में ही देखा था। तो 6 से 2 बार में 6 से 36, 2 से 18, तो दूसरा डायगोनल भी निकल गया। नेक्स्ट बोलता है लेंथ ऑफ इट साइड निकालो। लेंथ ऑफ इट साइड, देखो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन शुरू होता है। ये मेरा रोम्बस था, इसका दोनों डायगोनल्स मैंने निकाल लिया, एक दिया था, दूसरा फॉर्मूला में पुट करके निकाल लिया। तो मान लो मेरा ABCD ये रोम्बस है, ठीक है। और डायगोनल्स जो है, एक है BD, दूसरा है AC। एक दिया था, दूसरा मैंने फॉर्मूला में पुट करके निकाला। तो सपोज करो AC 24 है और दूसरा BD जो अभी निकाला वो 18 निकला। आपसे पूछता है लेंथ ऑफ साइड निकालने। यहाँ जो रोम्बस है उसकी प्रॉपर्टी काम आती है। जो डायगोनल ऑफ रोम्बस है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये यहाँ पे O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, ठीक है। यानी अगर AC आपका 24 है तो OA और OC दोनों 12 हो जाएंगे, और BD 18 है तो OB और OD दोनों 9 हो जाएंगे, ठीक है। ये ना, इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, यानी इक्वल पार्ट में बांटा। तो ये इक्वल टू ये रहेगा और ये इक्वल टू ये रहेगा। रोम्बस की दूसरी प्रॉपर्टी है कि दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री में कट करते हैं। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 दिख रहा है, ठीक है। तो एक तरह से कोई भी ट्रायंगल को उठा लो, ट्रायंगल AOB क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जिसमें OA हमने देखा 12 है, OB 9 है। तो बस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो AB का स्क्वायर 144 प्लस 9 हो जाएगा, 9 का यानी 81 हो जाएगा। यानी कि AB इज इक्वल्स टू रूट ओवर 225 यानी 15। तो AB तो साइड, और सारे साइड रोम्बस में इक्वल होते हैं, तो निकल गया कितना, 15 सेंटीमीटर। लास्ट बचता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आई थिंक मेरे को निकालने का जरूरत है नहीं, 4 इंटू साइड यानी 60, ठीक है। चलो, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहां बोलता है पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 52। तो रोम्बस का पेरीमीटर कितना है, 52 सेंटीमीटर है। रोम्बस का चारों साइड अगर इक्वल होता है तो पेरीमीटर से हम लोग साइड इजीली निकाल सकते हैं, 52/4 यानी कि 13 सेंटीमीटर। चलो पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या बोला है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दे दिया है और उसका एक डायगोनल दे दिया है। तो सपोज ABCD रोम्बस है, उसका पेरीमीटर दे दिया था और एक डायगोनल दिया था 24। पूछ रहा है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, इसका लेंथ ऑफ अदर डायगोनल पूछ रहा है, यानी कि एक तरह से BD पूछ रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल थोड़ा अच्छा से बना देते, ये ऐसे, ठीक है। तो आपसे BD पूछ रहा है। यहाँ पे AC सपोज 24 दिया है और ये दोनों एक दूसरे को O पे कट करते हैं। अच्छा, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पेरीमीटर दिया था तो ईच साइड इजीली निकाल दिए, तो 13 13 13 13। अब AC दिया है तो OA इक्वल्स टू OC होगा और OB इक्वल्स टू OD होगा। क्यों, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एक तरह से ये दोनों 12 हो जाएगा और हमें OB और OD का वैल्यू पता नहीं है। क्यों, क्योंकि वही तो निकालना है। हम फिर से पिछले बार की तरह दोनों एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। तो यहाँ OA के पास मैंने 12 लिख दिया। अब ट्रायंगल दिख रहा है आपको AOB, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे पाइथागोरस से AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो 169 इक्वल्स टू 144 प्लस OB का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, देयरफॉर OB इक्वल्स टू रूट ओवर 25 यानी 5। देयरफॉर BD क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकल गया। लेंथ ऑफ साइड पूछा है, वो तो हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया था। नेक्स्ट पूछता है पेरीमीटर, वो निकालने का, अच्छा पेरीमीटर बोल रहा, सॉरी मैंने 19 को देख लिया था। 20 का पार्ट 1 तो हो गया, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल 10। दूसरा पूछता है एरिया, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो 10 इंटू 24, तो 2 से 5 तो 120 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट।
तो यहाँ हमने किया क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो चुका है और ये एंटरटेनिंग वीडियो तो है नहीं जो आप लोग बस बैठे रहोगे, तो इसीलिए हम लोग 1 घंटा के बाद अब इसे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एक इसका और वीडियो लेके आएंगे जिसमें बचे हुए 16 क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो, वैल्यू हो, लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो, ठीक है। दैट्स इट। बेल आइकन को प्रेस करो, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलो।